हाउ आर यू, दिस इज शांति एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि हमारी एक थ्योरम बची हुई है, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर स्पेस कर्व। क्या है ये? एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर स्पेस कर्व मीन्स बेसिकली आज हमें क्या पढ़ना है, स्पेस कर्व एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, या फिर उसे हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कोई भी कर्व एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में। क्लियर? देखिए ये बिल्कुल भी मत पढ़िए, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही अजीब तरह की लैंग्वेज में लिखी होती है बुक में डेफिनेशंस। तो आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ेंगे ना तो फिर बहुत सही से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक कर्व को हमें एग्जिस्ट कराना है। ठीक, अगर कोई कर्व है, मान लीजिए अगर आपके पास कर्व है, कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं कि अगर ये कर्व है तो इस पे हम डेफिनेटली टेंजेंट बना सकते हैं, है ना। कर्व है तो हम इस पे टेंजेंट बना सकते हैं, टेंजेंट है तो हम उस पे प्रिंसिपल नॉर्मल बना सकते हैं, और जब ये दोनों है तो हम उस पे बाय नॉर्मल बना सकते हैं। क्लियर? मतलब कर्व एग्जिस्ट करेगा तभी ये सब होंगे, तभी टेंजेंट बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस पे बाय नॉर्मल बनाएंगे, प्रिंसिपल नॉर्मल बनाएंगे। मींस कर्व को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशंस क्या हो गई कि टेंजेंट भी होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल भी होगा एंड बाय नॉर्मल भी होगा। क्लियर? अब सुनिए, टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, बाय नॉर्मल हो गया। अब देखिए अगर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए कर्वेचर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और अगर सुनिए अगर कर्वेचर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। क्या है वो? स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वो कर्व नहीं रहता। इट मीन्स अगर कर्व है तो कर्व का कर्वेचर भी होगा। समझ में आ रहा है? कर्व है तो कर्व का कर्वेचर होगा, अगर कर्वेचर 0 है तो वो क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। समझ में आ रहा है? इट मीन्स कि अगर कर्व है तो कर्वेचर होगा। वैसे ही बाय नॉर्मल के लिए हमें क्या मिलता है, टॉर्शन मिलता है, टाउ मिलता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर इन्हीं का रिलेशन क्या होता है, एन यूनिट वेक्टर डैश। अब सुनिए एक बात मेरी, कप्पा है हमारे पास, टॉर्शन है, टी एन बी है। अगर एक कर्व पे टी एन बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो तो ये आपका कर्व हो जाएगा। किसी कर्व के किसी पॉइंट पे, ध्यान से सुनिए, कर्व के अगर किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल तीनों निकाला हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कर्व की, कि जो इसके वेक्टर्स होते हैं दैट इज टी वेक्टर या फिर एन वेक्टर, बी वेक्टर, ये सब क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। समझ में आया? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और क्या कंडीशन होती है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आया? मतलब कि किसी कर्व को अगर हमने बनाया है तो अगर कर्व है तो कर्व के पॉइंट पे अगर टी एंड बी है तो वो पॉइंट पे उस कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो खुद तो यूनिट वेक्टर्स होंगी और क्या होंगी, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। मतलब आपस में क्या बनाएंगी, 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। क्लियर? समझ में आ गया? तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर कर्व है तो टी एन बी है। ठीक, मीन्स हमें क्या दिखाना है, टी एन बी दिखाना है, मतलब हमें यूनिट वेक्टर्स दिखाने हैं। यहाँ यूनिट वेक्टर्स दिखाने, फिर उन यूनिट वेक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है। समझ में आ गया? तो क्या क्या दिखाएंगे हम, इन तीनों को यूनिट वेक्टर्स दिखाएंगे और इन तीनों को आपस में परपेंडिकुलर भी दिखाएंगे। समझ में आ गया इतना? अब डेफिनेशन पढ़िए। इफ कप्पा एस एंड टॉर्शन एस, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मतलब कप्पा जो है वो फंक्शन है एस का एंड टॉर्शन जो है वो फंक्शन है एस का, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। समझिए, रियल वेरिएबल लिखा है मतलब 0 से बड़े एंड 0 भी। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस बोला है मीन्स कि देखिए कप्पा एस और टाउ एस ये क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशंस हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशंस है ना, समझाया था मैंने, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं। वो क्या कह रहा है, ये दोनों एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब ध्यान से सुनिए, कप्पा जो होता है ये क्या होता है, टेंजेंट का रोटेशन, है ना। कर्वेचर हमें टेंजेंट के रोटेशन से मिलता है एंड टॉर्शन हमें बाय नॉर्मल के रोटेशन से मिलता है। इट मीन्स ये इन दोनों का क्या है, मूवमेंट है। अगर इन दोनों का मूवमेंट है और वो कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो कोई शेप बना ही नहीं पाएंगे। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप चल रहे हैं इस तरीके से, चल रहे और अचानक से गिर जाए, तो ये क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है। मतलब आप क्या कर रहे थे, अभी तो कॉन्टिन्यूअस पाथ फॉलो कर रहे थे, बट दिस इज कॉल्ड अ डिसकॉन्टिन्यूटी। इट मीन्स अगर ये दोनों मूव कर रहे थे, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इनको जो बनाना है वो उसमें बना देंगे, लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे करके जा रहे थे और कुछ ऐसे हो गया, तो ये तो डिफाइन नहीं होगा। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन बन गई, समझ रहे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा वहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस। तो वो फंक्शंस हम नहीं लेंगे, कौन से लेंगे, कॉन्टिन्यूअस लेंगे। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी किस पे लेना है, जब s की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर या फिर इक्वल टू 0 हो, ठीक। s की वैल्यू 0 और उससे बड़ी पे लेनी है हमें ये फंक्शंस। देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब मान लीजिए अगर आपने लिख दिया लॉग माइनस का कोई फंक्शन लिख दिया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होता, माइनस पे लॉग की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। इन्फिनिटी रख दिया आपने, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। इमेजिनरी वैल्यू रख दिया आपने, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। समझ रहे हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर देन देयर एग्जिस्ट अ स्पेस कर्व। फिर अगर ये k और s जो है, मतलब कप्पा और टॉर्शन जो है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तब एक स्पेस कर्व एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कप्पा कर्वेचर होगा, टाउ टॉर्शन होगा और s क्या होगी, उसकी आर्क लेंथ होगी। तो कप्पा एग्जिस्ट तभी करेगा जब टेंजेंट होगी, टॉर्शन एग्जिस्ट तभी करेगा जब बाय नॉर्मल होगी एंड प्रिंसिपल नॉर्मल होगी। बाय नॉर्मल हम प्रिंसिपल नॉर्मल टेंजेंट पे दोनों पे बनाते हैं ना, तो कर्वेचर के लिए टेंजेंट, टॉर्शन के लिए बाय नॉर्मल। इट मीन्स इन तीनों को कॉन्सेप्ट आ गया। फिर कर्वेचर कप्पा हो जाएगा, टॉर्शन टाउ हो जाएगा, और s क्या है यहाँ पर ही, s हो जाएगी आर्क लेंथ। देखिए जब हम टेंजेंट एग्जिस्ट कराते हैं ना, कैसे कहते हैं कि टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, ये जैसे मान लीजिए कर्व है, इस पॉइंट पे क्या किया हमने, टेंजेंट बनाया, ठीक, इसको टेंजेंट अभी नहीं कहेंगे। फिर इसी के कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट पे क्या करते हैं हम, एक और इस तरह का लाइन बनाते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं, मान लीजिए P है, ये Q है, तो Q को टेंड्स करते हैं P की तरफ। ये जब ऐसे टेंड्स करती है और वापस से आके इसी पे अपना Q वाली लाइन इसी पे आ जाती है इसकी, तब हम कहते हैं कि टेंजेंट क्या कर रही है, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो टेंजेंट तो खुद कर्वेचर देगी ना, टेंजेंट तो खुद कर्वेचर देगी। समझ में आ रहा है, इट मीन्स ये सब टेंजेंट के रोटेशन से ही तो कर्वेचर मिलता है हमें। क्लियर हो रहा है, तो क्या क्या पता चल गया, s इज द आर्क लेंथ भी मिलेगी हमें यहाँ से, एंड मेजर्ड फ्रॉम सम बेस पॉइंट। सम बेस पॉइंट उसने क्यों बोला है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, इंट्रिंसिक इक्वेशंस अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, उनको इससे मतलब नहीं होता कि हम कहाँ से देख रहे हैं, इसीलिए उसने क्या लिखा है, सम बेस पॉइंट, कि कहीं से देख रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्लियर होगी डेफिनेशन, कप्पा s टाउ s आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, रियल वेरिएबल्स होंगे जो कि ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 पे लाई करेंगे, तब एग्जिस्ट करेगा स्पेस कर्व जिसके लिए कप्पा कर्वेचर होगा, टॉर्शन टाउ टॉर्शन होगा, एंड s क्या होगी, उसकी आर्क लेंथ होगी, जो कि हम कहाँ से मेजर करेंगे, सम बेस पॉइंट से मेजर करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ये इतना आगे बढ़े, अब इसका डेरिवेशन सीखते हैं। डेरिवेशन मतलब क्या क्या हमें दिखाना था, यूनिट वेक्टर दिखाना है इनको और म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना। देखिए पहले हम TNB लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें TNB ऑलरेडी पता है कि आपस में यूनिट वेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी जगह हम कुछ और एज्यूम करेंगे। जब वो प्रूव हो जाएंगे कि वो यूनिट वेक्टर्स हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उससे क्या हो जाएंगे, हम उनको इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि कर्व पे कोई 3 लाइंस अगर इस तरीके से हैं तो वो क्या होती हैं, टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल। क्लियर, सो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक रिलेशनशिप याद होगा, क्या, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से। क्या सिखाया था मैंने, उसमें 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे, कर्वेचर, टॉर्शन एंड स्क्यू कर्वेचर के लिए। देखिए क्या क्या थे, उनका यूज है यहाँ पर ही। देखिए मैं ना T और अल्फा इनके टर्म्स में लिखने वाली हूँ, जैसे T एंड B ने तो हम जानते हैं, इसको एज्यूम कर लीजिए ये अल्फा है, एंड इसे एज्यूम कर लीजिए ये क्या है, बीटा, एंड सिमिलरली इसे क्या एज्यूम कर लीजिए, दिस इज गामा। क्लियर, तो हमारे पास T यूनिट वेक्टर डैश क्या होता है, कप्पा N, ठीक।
तो वैसे ही हमारे पास इसके लिए हमें अल्फा डैश क्या मिल जाएगा, कप्पा, और n है यहाँ तो n की जगह क्या लिख देंगे अब, बीटा। क्लियर। सिमिलरली b यूनिट वेक्टर डैश के लिए हमारे पास क्या होता है, माइनस का टाउ n यूनिट वेक्टर, वैसे ही b के लिए क्या है यहाँ पर ही गामा, सो गामा यूनिट वेक्टर डैश क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का टाउ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा। फिर उसके बाद क्या है n यूनिट वेक्टर डैश, है ना। ये किसके इक्वल होता है, देखिए ये इक्वल होता है आपके कप्पा टाउ v यूनिट वेक्टर माइनस का कप्पा t यूनिट वेक्टर, इसी के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाउ की जगह टाउ ही रहेगा, b यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, गामा माइनस कप्पा, और t यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, अल्फा। तो बेसिकली हम यहाँ क्या क्या यूज करने वाले हैं, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर। तो इसको यहाँ पर ही कहीं पे लिख लेते हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ सभी लेक्चर्स की, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझते चलिए। ठीक। और क्या है ये, n यूनिट वेक्टर डैश, यहाँ से देखिए b यूनिट वेक्टर हो जाएगा, है ना, मैंने लिखा ना, ये क्या हो जाएगा, b यूनिट वेक्टर डैश। सो b डैश इक्वल्स टू टाउ गामा माइनस कप्पा अल्फा। क्लियर। समझ में आ गया इतना। चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, अल्फा बीटा गामा ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। देखिए पहले थोड़ा सा आप डायग्राम से समझ लीजिए। ये क्या है, इस तरीके से है, ये मान लीजिए आपने इसको अज्यूम किया अल्फा, इसे अज्यूम किया बीटा एंड इसे अज्यूम किया गामा। तो इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी, देखिए ये वेक्टर्स है ना, दीज आर ऑल वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है, ये खुद किसी पर डिपेंड कर रही है, ये खुद किसी की कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, या फिर जब यहाँ से आप ऐसे करके कोई पॉइंट लेते हैं तो वो क्या होता है, इन तीनों का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। वो क्या होता है, इन तीनों का कंपोनेंट होता है। अब सिमिलरली जब आप यहाँ की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, इस पॉइंट की या इन वेक्टर्स की, मतलब ये जो निकला था बाहर, ये भी तो वेक्टर ही था, पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली अगर आप इनकी बात करेंगे किसी बेस पॉइंट के रेफरेंस से, यही लिखा था उसमें, तो इसके पास भी अपने कुछ वेक्टर्स होंगे। मान लीजिए वो है अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1, है ना। देखिए यूनिट वेक्टर प्रूफ करने वाले उसके पास मतलब 3 ये होंगे। समझ में आ रहा है। जब यहाँ पर हम कोई वेक्टर निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, ये तीनों उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। सिमिलरली अगर सिर्फ हम इसकी बात करें तो ये भी तो किसी का कोऑर्डिनेट ही होगा। सिमिलरली ये भी होगा एंड ये भी होगा। इन्हें ही हमें क्या प्रूफ करना है, यूनिट वेक्टर्स प्रूफ करना है। मतलब कि ये जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं। समझ में आ रहा है। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएंगे, अल्फा 2, बीटा 2 एंड गामा 2। फिर उसके बाद अल्फा 3, बीटा 3 एंड गामा 3। क्लियर इतना। अब ध्यान से सुनिए, जब s इक्वल्स टू 0 होगा, क्या होगा, s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0 पे क्या होंगे, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या होंगे, 1 0 0, ये होगा 0 1 0 एंड ये होगा 0 0 1। क्लियर। s इक्वल्स टू 0। देखिए इसका पूरा डेरिवेशन है, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा और कुछ यूज़ नहीं है उसका यहाँ पर ही। तो बस आप ध्यान से सुनिए एक चीज़ मेरी, s इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर ही क्या है, कप्पा एंड जो टाउ है वो s के फंक्शन क्या है, कप्पा और टाउ क्या है, s के फंक्शन है। तो मीन्स कप्पा टाउ या टेंजेंट बायनॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल किस पे डिपेंड कर रही है, ये s की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है। कर्वेचर जब s पे डिपेंड कर रहा है तो टेंजेंट भी s पे डिपेंड कर ही रही होगी। सिमिलरली क्या हुआ, जब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, यूनिक सेट होता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को सॉल्व करने का। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि s इक्वल्स टू 0 पे कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, हम ये लेंगे। ठीक, इतना ही रख लीजिए क्योंकि इसका डेरिवेशन है ज़रूर लेकिन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो s इक्वल्स टू 0 पे क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे और एक चीज़ सुनिए, क्या, जब आप किसी को यूनिट वेक्टर प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर प्रूफ करते हैं किसी भी वेक्टर को, तो कोऑर्डिनेट्स यही लिए जाते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में समझ लीजिए कि अगर मैग्नीट्यूड किसी का मान लीजिए अल्फा, मान लीजिए मैग्नीट्यूड क्या है
1 है तो कोऑर्डिनेट ये या फिर ये या फिर ये यही रहते हैं। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए भी रखा जाता है कि अगर किसी को भी यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है या किसी का मैग्नीट्यूड हमें 1 दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, उसका कोऑर्डिनेट ये होगा, या फिर अगर कोऑर्डिनेट ये है तो मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा। क्लियर, समझ में आया। और एक चीज क्या होती है, देखिए जब आप किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, है ना, यही लिखते हैं। तो अगर ये मैग्नीट्यूड यहाँ आ जाए, दैट इज ए यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड और ये ए वेक्टर, तो देखिए यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल हो जाता है जब मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1। तो जब भी मैं आपको इतने सारे लेक्चर्स में बोल रही थी कि ये टेंजेंट और यूनिट टेंजेंट वेक्टर एक है, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड एक हो गया था। उसका मैग्नीट्यूड जब 1 हो गया तो यूनिट वेक्टर और उसका ओरिजिनल वेक्टर दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है तो ये होगी कोऑर्डिनेट या फिर ये इनमें से कोई भी, एंड वैसे 4 कोऑर्डिनेट्स के लिए होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली, और अगर ये दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चले आगे, क्लियर हो गया ये, चले आगे। देखिए अब जल्दी से डेरिवेशन कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। हमें क्या प्रूफ करना है कि यूनिट वेक्टर या मैग्नीट्यूड 1 कर दे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, है ना। अगर मैग्नीट्यूड 1 कर दे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड अगर हमें अल्फा का निकालना है, या फिर हाँ ये पॉइंट देखिए, अल्फा के अंदर क्या थे, अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1। सिमिलरली बीटा के अंदर हमने क्या क्या रखा था, अल्फा 2, बीटा 2, गामा 2। सिमिलरली गामा के अंदर क्या रखा था, अल्फा 3, बीटा 3 एंड गामा 2, यही रखा था। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि अगर अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, इनका स्क्वायर मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी का अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर अंडर रूट, यही लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या होगा, इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर का जब अंडर रूट लगाएंगे फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यही 1 मिल जाएगा। क्लियर। तो हमें ये प्रूफ करना है। इससे आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट आनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है ना। यूनिट वेक्टर ही है ना, ये इसे हमें प्रूफ करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 1, मतलब अंडर रूट लगा होता है लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हमें इसे कांस्टेंट प्रूफ करना है तो मान लीजिए अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट किया, स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस गामा 1 स्क्वायर। इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, सुनिए, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें और ये अगर 0 आ जाए, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें और ये अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट होने से पहले ये कांस्टेंट था, क्योंकि कांस्टेंट का टर्म ही जब डिफरेंशिएट होता है तो 0 देता है। इट मीन्स अगर ये 0 आ जाए तो ये वाली वैल्यू अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट आई है, 1 नहीं आई है, फिर हम उस कांस्टेंट को अगर 1 दिखा दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा 1 एंड डी अल्फा 1 बाय ds प्लस 2 बीटा 1 डी बीटा 1 बाय ds प्लस 2 गामा 1 डी गामा 1 बाय ds। ऐसे ही लिखा जा सकता है ये। अब यहाँ पर से वैल्यू उठाइए सारी और यहाँ पर ही पुट कर दीजिए। देखिए क्या क्या मिलेगा आपको, पहले क्या है 2 अल्फा 1, तो डी अल्फा 1 बाय ds क्या हो जाएगा, अल्फा 1 का डैश। तो देखिए अल्फा 1 लिखा है तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने जनरल केस लिया था ना, अब 1 रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 होती जाएंगी। क्लियर हो रहा है, ये माइनस यहाँ पे देखिए। तो अल्फा 1 डैश की जगह क्या रखेंगे हम, कप्पा b1, ठीक, कप्पा b1। क्लियर। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, 2 बीटा, सॉरी 2 है ये, 2 बीटा 1 और यहाँ पर क्या रखना है,
B1 डैश की वैल्यू आएगा ना, ये 1 है तो B1 डैश की जगह ये B डैश की दी वैल्यू है, B1 की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ से टाउ, अब यहाँ क्या हो जाएगा गामा 1 माइनस कप्पा अल्फा 1, ठीक, प्लस 2 गामा 1, फिर देखिए ये क्या है गामा 1 का डैश, तो यहाँ गामा डैश दिया है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा माइनस टाउ B1, क्लियर, यही आ गई सारी वैल्यू। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ है अल्फा 1 बीटा 1 कप्पा, क्या क्या है अल्फा 1 बीटा 1 एंड कप्पा। अब सुनिए यहाँ पर ही क्या है अल्फा 1 बीटा 1 कप्पा, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर, तो इससे ये वाला कट, फिर ये क्या है 2 भी जाएगा ना साथ में, तो 2 का भी सारा कैंसिलेशन हो जाएगा। फिर ये क्या है बीटा 1 टाउ गामा 1, ये क्या है बीटा 1 टाउ गामा 1, वो भी माइनस में है ये भी, तो ये दोनों भी कट, तो इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। इसकी वैल्यू 0 मिली है, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 0 मिला, इट मीन्स इससे पहले क्या रहा होगा ये कांस्टेंट, क्लियर, या फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तब भी आपको क्या मिल जाएगा इधर कांस्टेंट। इट मीन्स जो अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस गामा 1 स्क्वायर है वो क्या हो गया, कोई कांस्टेंट मिल गया हमें। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इक्वल्स टू 1 है, कैसे करेंगे, अभी मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिए थे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1 0 0 देन 0 1 0 देन 0 0, ये सिखाया था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा की जगह पे यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू c, इट मींस c इक्वल्स टू 1, c क्या आ गया 1। अब इस वैल्यू को वापस से यहाँ उठा के रख दीजिए, यू हैव प्रूव्ड दिस, क्लियर, समझ में आ गया। हमने क्या किया, जब इसे कांस्टेंट प्रूफ करना था, मान लीजिए ऐसे, जब इसे कांस्टेंट प्रूफ करना था इट मींस इसका डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए, तो अगर डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है इट मींस कि ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट ही रही थी, अब उस कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया इक्वल्स टू 1 प्रूफ कर दिया, समझ में आया। ये क्या था पहले केस के लिए था, अभी हमने देखिए खाली इसी के लिए तो प्रूफ किया है कि ये यूनिट वेक्टर बन गई। सिमिलरली आप बी के लिए करेंगे मतलब बीटा के लिए, और सिमिलरली आप गामा के लिए करेंगे तो वो मैं नहीं करा रही, जैसे यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ है आप यहाँ पर 2 2 कर दीजिए, सब जगह 2 2 हो जाएगा और वापस से वही मिल जाएगा, समझ में आ गया। ये कैसे हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे यूनिट वेक्टर्स, मींस अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस बीटा 1 का स्क्वायर प्लस गामा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिमिलरली अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस बीटा 2 का स्क्वायर प्लस गामा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड सिमिलरली अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस बीटा 3 का स्क्वायर प्लस गामा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्लियर। ये हो गई हमारी यूनिट वेक्टर की प्रूविंग। अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उनके डॉट प्रोडक्ट से हमें 0 मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर टी और बी का ऑप्शन ले लें तो ये टी है ये बी है, 90 डिग्री एंगल है, तो डॉट अगर हम इनका निकालेंगे इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ टी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस, और थीटा क्या है यहाँ पर 90 एंड cos 90 की वैल्यू 0, इट मींस t डॉट b इज इक्वल्स टू 0। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या फिर 90 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं तो उनका क्या होता है डॉट प्रोडक्ट 0। इट मींस अगर सिर्फ पहले देखिए ये क्या है अल्फा वाली लाइन है, ये मान लीजिए बीटा वाली है, और ये क्या है गामा वाली लाइन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है, मीन्स ये दोनों भी और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो पहले केस ले लें हम अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 का अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 के साथ, क्लियर। तो हम अगर अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस गामा 1 गामा 2 को अगर हम 0 के इक्वल प्रूफ कर दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। देखिए इसके अंदर क्या क्या है, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, सिमिलरली अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2। तो जब इन दोनों का डॉट होगा दैट इज अल्फा डॉट बीटा, तो मींस इनके अंदर का भी तो डॉट होगा, तो हमें डॉट प्रोडक्ट से क्या मिल जाता है 0 अगर वो परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली यहाँ से क्या प्रूफ करना है, हमें इसे इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है हर केस में। जब यहाँ की बात करेंगे तो अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस बीटा 2 बीटा 3 प्लस गामा 2 गामा 3। सिमिलरली जब यहाँ प्रूफ करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस बीटा 1 बीटा 3 प्लस गामा 1 गामा 3 इक्वल्स टू सबको क्या करना है 0 प्रूफ करना है। तो एक का मैं करा देती हूँ, बाकी तो सारे वैसे ही हो जाएंगे, क्लियर। अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करूँ
तो ये क्या देगा मुझे, 0 देगा, 0 ही देगा। अब ये 0 है तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट होके तो बड़ा नहीं होगा, ये फिर मुझे 0 देगा। तो मैं इससे क्या सोचूंगी कि इससे पहले जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना, इससे पहले क्या होगा, कोई कांस्टेंट टर्म होगा। लेकिन हमें कंडीशन क्या चाहिए कि इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट को क्या प्रूफ करना होगा, टू बी प्रूफ, यहाँ पर एक कांस्टेंट को हमें 0 प्रूफ करना होगा। देखिए कैसे, b हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस गामा 1 गामा 2, इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो देखिए क्या क्या मिलेगा, पहले अल्फा 1 का करते हैं, अल्फा 1 डी अल्फा 2 अपॉन डी एस प्लस अल्फा 2 डी अल्फा 1 डी एस प्लस, समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रही हूँ मैं, पहले इसका हुआ अब इसका होगा, तो बीटा 1 डी बीटा 2 अपॉन डी एस प्लस बीटा 2 बीटा 1 बाय डी एस प्लस सिमिलरली गामा 1 गामा 2 बाय डी एस प्लस गामा 2 गामा 1 बाय डी एस। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब बस वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। अल्फा 1 की वैल्यू कुछ नहीं है, वही रखेंगे। फिर क्या है यहाँ पर ही डी अल्फा 2 बाई डी एल एस, मतलब ये क्या बनेगा, अल्फा 2 का डैश, अल्फा डैश की वैल्यू है, बस वहाँ 2 करना है हमें। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, कप्पा बी 2, ठीक, प्लस अल्फा 2 वैसे ही आगे। फिर यहाँ क्या अल्फा 1, ये क्या है अल्फा 1 डैश, तो अल्फा तो है हमारे पास, अल्फा डैश 1 कर देंगे वहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा कप्पा बी 1, ठीक, प्लस यहाँ पर ये आइए, तो ये बीटा 1 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, और इसके जगह बीटा 2 डैश है ना, ये बीटा 2 डैश, बीटा की वैल्यू है बीटा डैश की, तो बीटा 2 डैश क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2 रख देंगे, दैट इज टाउ बाय 2 माइनस कप्पा अल्फा 2। क्लियर, समझ में आ रहा है, प्लस बीटा 2, फिर यहाँ पर से क्या है, देखिए ये क्या है बीटा 1 डैश, तो यहाँ पर से क्या वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ y1 और सॉरी गामा 1 कप्पा अल्फा 1, प्लस यहाँ पर से ये क्या है गामा 2 डैश, सो गामा 1 गामा 2 डैश के लिए क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर से माइनस का टाउ बीटा 2, क्लियर, प्लस गामा 2 और यहाँ से गामा y1 डैश है, तो गामा डैश है हमारे पास 1, क्या हो जाएगा माइनस का टाउ बीटा 1, ठीक, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अब ध्यान से सुनिए, अल्फा 1 कप्पा बीटा 2, आपको कहाँ कहाँ ये दिख रहा है, ध्यान से देखिए, अल्फा 1 कप्पा कप्पा और बीटा 2 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये प्लस ये माइनस, इट मीन्स ये इससे कट, ठीक। फिर अल्फा 2 कप्पा b1, अल्फा 2 कहाँ पर ही है, ध्यान से देखिए, अल्फा 2 कप्पा b1, अल्फा 2 कप्पा b1, इट मीन्स ये वाली वैल्यू इससे कट, ठीक। फिर क्या है बीटा 1 टाउ गामा 2, सो बीटा 1 कहाँ पर ही है, देखिए बीटा 1, ये देखिए बीटा 1 टाउ गामा 2, ये प्लस का ये माइनस का, सो इससे ये डिवाइड। फिर उसके बाद बीटा 2 टाउ गामा 1, यहाँ पर गामा 1 टाउ बीटा 2 और ये माइनस में, सो ये भी आपस में कट, इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखिए, अगर आपको किसी का डिफरेंशिएशन 0 मिला है, इट मीन्स आप क्या सोचते हैं कि वो उससे पहले कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। इट मीन्स यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर लिया, इक्वल्स टू क्या आया 0, इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस गामा 1 गामा 2 ये कोई कांस्टेंट हो सकता है। हमें तो यही पता है, हमें तो ये पता नहीं है कि ऐसा है, तो ये क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब स्टार्टिंग में हमने क्या वैल्यू अज्यूम की थी, ये अज्यूम की थी, ये की थी ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए अल्फा 1 क्या है, ये तो अल्फा 1 की वैल्यू है 1 डॉट या फिर वेक्टर से ना, तो डॉट। अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ से क्या 0, सो 0 हो गया, प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू 0 है, फिर बीटा 2 की वैल्यू क्या है, बीटा 2 की वैल्यू यहाँ से 1 है, प्लस गामा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए गामा 1 की वैल्यू यहाँ से है 0 डॉट, फिर क्या बोला इसने गामा 2 की वैल्यू भी 0, इक्वल्स टू ये सब क्या आ गया 0 के, और मीन्स सी जो आ गया वो इक्वल्स टू आ गया 0 के। मीन्स जो हमने एज्यूम किया था कि ये कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट क्या आ गया है 0 आ गया, इट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या है इक्वल्स टू 0 है।
ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। समझ में आ गया? क्लियर? देखिए बहुत इजी था ना कि इसको हमने लिया, इसको इक्वल्स टू 0 प्रूफ कर दिया। अगर ये 0 है तो इसके पहले वाला डिफरेंशिएशन से पहले वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट था। पहले वाले केस में हमने कांस्टेंट को 1 प्रूफ किया तो वो यूनिट वेक्टर हो गया। यहाँ पर ही कांस्टेंट को हमने 0 प्रूफ किया तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर ही आप सिमिलर प्रोसेस लगा के अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस बीटा 2 बीटा 3 प्लस गामा 3 गामा 2 गामा 3 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करेंगे और अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस बीटा 1 बीटा 3 प्लस गामा 1 गामा 3 इक्वल्स टू 0 प्रूफ कर देंगे। समझ में आया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो गए, यूनिट वेक्टर्स भी हमने निकाल लिए। देखिए ये कैसे प्रूफ करेंगे? सिमिलरली आप इसके जगह पे इसे रख दीजिए, यहाँ पर ही गामा 3 हो जाएगा। वैसे वैसे सब जगह जहाँ जहाँ आप जो प्लेस करेंगे वाली वैल्यू से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। बस सिंपल है, कुछ ज़्यादा। और ये पूरा डेरिवेशन आपसे पेपर में पूछा भी नहीं जाता है, आप एक कर देते हैं, वो उतना सफिशिएंट होता है बाकी दोनों के लिए। ठीक, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था? एग्जिस्ट कराना था स्पेस कर्व। तो इससे हम कैसे बताएं कि स्पेस कर्व एग्जिस्ट कर गया है? तो देखिए क्या करना है, इससे हमें ये तो पता चल गया है कि टी एंड बी एक ऐसे वेक्टर यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा को ही लिया था ना हमने, क्यों? क्योंकि पहले वो यूनिट वेक्टर्स थे नहीं। तो इट मीन्स अब जब ये अल्फा बीटा गामा यूनिट वेक्टर्स भी हो गए हैं और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो गए, इट मीन्स ये तीनों है क्या? बेसिकली ये है टी एंड बी, है ना? क्योंकि टी एंड बी यही शो करते हैं कि वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अल्फा बीटा गामा सेम रिजेम्बलेंस दे रहे हैं, इट मीन्स दे आर ऑल्सो टी एंड बी। क्लियर? इतना मिल गया हमें। अब हमें क्या प्रूफ करना था? कर्व प्रूफ करना था। तो देखिए हम जानते हैं जो टी यूनिट वेक्टर होता है वो हमारा आर डैश के इक्वल होता है, यही होता है। क्लियर है? और आर के फॉर्म में हमारी क्या होती है? इक्वेशन होती है। हम ध्यान से सुनिए। अब क्या करें, अगर हम इन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो ये भी इंटीग्रेट होगा एंड ये भी इंटीग्रेट होगा। तो जब ये इंटीग्रेट होगा एस के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि डैश है, तो ये तो सिंपली आर हो जाएगा, डैश खत्म हो गया इंटीग्रेशन से। इधर क्या होगा? इंटीग्रेट हो जाएगा टी डी एस के लिए। और कहाँ से कहाँ तक? एस हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 0 से स्टार्ट किया। और कहाँ तक ले गए? एस तक ले जाएंगे, मतलब जहाँ तक भी वो देगा पॉजिटिव में। तो ये आ गई हमारी कर्व की इक्वेशन या कर्व फाइंड करने के लिए। समझ में आया? ये है हमारा स्पेस कर्व जो कि एग्जिस्ट करेगा। किसके टर्म्स में है? देखिए आर्क लेंथ के टर्म्स में आ गया ना, कर्वेचर और टॉर्शन का यूज करके। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कर्व। समझ में आया? ये हो गया कर्व। मतलब अब जो आर है वो किसके टर्म्स में आ गया है? एस के टर्म्स में। यही तो हम कर्व की इक्वेशन क्या लेके चलते हैं? आर इक्वल्स टू आर यू ना। तो अब यू की जगह क्या आ गया है? एस आ गया। सिंपल, कर्व एग्जिस्ट कर गया है। जब मैंने आपको आर्क लेंथ पढ़ाया था तब भी बताया था कि अब इसके आगे क्या होंगे? सारे जो पैरामीटर्स है यू से मोस्ट ऑफ यूनिट वो पैरामीटर्स एस से रिप्लेस किए जाते हैं। समझ में आया? उसका कॉन्सेप्ट क्या है रिप्लेस करने का? क्लियर? ये क्या हो गया आपका? कर्व। समझ में आया? तो एक कर्व चाहिए, तो याद रखिएगा कर्व के लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं? उस पर टीएनबी चाहिए। टीएनबी से हम फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ कर्व है, क्योंकि कर्व पे टेंजेंट बनाया जाता है, टेंजेंट पे नॉर्मल बनती है, नॉर्मल से प्रिंसिपल बाय नॉर्मल बन जाती है। इट मीन्स कि अगर हम टीएनबी फाइंड कर लें, फिर उनको यूनिट वेक्टर्स दिखा दें, फिर वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, इट मीन्स कर्व एग्जिस्ट कर गया है। और कर्व तभी बनेगा कि जब हम कोई भी इक्वेशन ले रहे, जैसे हमने केस लिया था, केस एंड टाउ एस, अगर ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होते तो बन ही नहीं पाता, है ना? तो इनका कॉन्टिन्यूअस होना भी बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? ये थी हमारी एग्जिस्टेंस थ्योरम। आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूछी जाएगी पेपर में, डेरिवेशन भी आएगा, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से ही प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए जाइएगा। तो ठीक, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।